शोहर परदेस में था, मेरा पागल देवर मेरे साथ सोता था। मैं दिन भर पागल देवर की खिदमत करती, रात होते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता और मेरी खिदमत करने लगता। कुछ वक्त बाद मैं हामला हो गई तो सास खुश हो गई, पर मेरा शोहर तो परदेस में था। तो मुलाजमा बोली, बाजी तेरा एक नहीं दो शोहर है। और उसकी पूरी बात सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी तब से बर्बाद होगी जब से मेरी शादी हुई है। मैं पूरा दिन अपनी नंद की खिदमत करती और पूरी रात वो मुझे मारती रहती थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। मेरा शोहर बाहर के मुल्क में होता था। जब तक उसने वापस आना था तो मैं एक फैसला कर चुकी थी, लेकिन वापस आते ही उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे सारे फैसले धरे के धरे ही रह गए। मेरा नाम अलमीना है। मैं शक्ल व सूरत की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई थी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी मेरी बहुत कम उम्र थी। लेकिन उन्होंने कहा कि औरत ने शादी ही करनी होती है और करना क्या होता है, और जब आखिर शादी ही करनी है तो वक्त क्यों जाया किया जाए। कम उम्र लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। अच्छे रिश्ते से मुराद उनकी यही थी कि मेरा शोहर बाहर के मुल्क में होता था और वहां से अच्छे भले पैसे भेजता था। उन्होंने नौकरानी भी रखी हुई थी और मेरी एक नंद थी और एक सास एक देवर था। इसके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। मेरा शोहर शक्ल व सूरत का भी अच्छा इंसान था। मेरी शादी उसके साथ करवा दी गई। उसका रवैया मेरे साथ ठीक था, कोई मसला नहीं था। उसने मुझे शादी की रात कोई ऐसा वैसा लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन अगली रात ये जरूर कहा कि मेरी बहन का ख्याल रखना क्योंकि वो बीमार है। मैंने कहा कि क्या बीमारी है उसको, तो उसने कहा कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और मुझे वाकई पता चल गया, क्योंकि जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसके अंदाज से ऐसे लगने लगा जैसे वो कोई छोटी बच्ची है। उसकी उम्र तो मेरे शोहर से भी ज्यादा थी। वो मेरे शोहर की बड़ी बहन थी। वो शादी में नहीं आई थी। सब लोग पूछ रहे थे तो मेरी सास ने कहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो उसको लेकर क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मेरी नंद नफ्सियाती मरीजा थी। लेकिन मेरी सास ने उसे घर में रखा हुआ था। अभी घर में मेहमान थे। एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा इस लड़की से बच के रहना। वो मेरी नंद की बात कर रही थी। उसका नाम सारा था। उन्होंने कहा कि ये बेचारी पागल है, अपने हवासों में नहीं है, ये ना हो कि कहीं तुम्हें कुछ कर दे। मुझे तो पागलों से बड़ा डर लगता था और मैं पहले भी यही सोच रही थी कि पागल तो ऐसे ही होते हैं, कोई भी चीज उठा के आपके सर में मार देते हैं और फिर तालियां बजाने लगते हैं। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। फिर मैंने सोचा कि दूर रहूंगी बस तो खैर ही होगा। मुझे बार बार उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं क्यों जाऊंगी। लेकिन जब सारे मेहमान चले गए तो मेरी सास ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शोहर तो 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया है। जब तक तुम्हारा शोहर यहाँ पर है तुम अपने शोहर के साथ बैठो, उससे वक्त दो, लेकिन जब वो चला जाएगा तो फिर तुमने सारा की सारी जिम्मेदारी उठानी है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे सारे काम नहीं होते और इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसको किसी छोटे बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ही ये सब करना होगा। उस घर के कामों के लिए मैंने नुकरानी रखी हुई है। तुम्हें सिर्फ खाना पकाना है और सारा का ख्याल रखना है। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस घर में ज्यादा काम नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं किचन संभालूंगी और बस अपनी जिंदगी को आराम से गुजारूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी सास मुझे इतनी भारी जिम्मेदारी दे रही थी। उसकी जिम्मेदारी लेने का मतलब था 24 घंटे उसके आसपास रहना, और 24 घंटे में एक दफा भी अगर उसका दिमाग खराब हो जाता तो मेरा क्या बनता। मैंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन एक तो मैं नई बहू थी, ऊपर से अपनी सास से थोड़ा सा डर भी रही थी, इसलिए इनकार नहीं हो पाया। बोल ही नहीं पाई। सोचा कि शोहर से बात करूं कि 1-2 महीने बर्दाश्त कर लेती हूँ, उसके बाद उनसे कहूंगी कि मुझे सबसे बाहर निकालो। और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। सारा दिखने में अच्छी शक्ल की मालिक थी और खूबसूरत भी थी, लेकिन उसकी हालत अजीब सी थी। मैंने भी एफए में 1 साल तक नफ्सियात पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मुझे पढ़ाई से हटा लिया गया और मेरा एफए पूरा होने से पहले ही मेरी शादी करवा दी गई। उसके मुताबिक जो बातें मैंने पढ़ी थी वो मुझे सारा में बिल्कुल
भी नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं कि इंसान तब तक पागल होता है जब अपने लिए भी नुकसानदायक साबित होना शुरू हो जाता है, यानी उसे अपने भी नहीं। आप किसी ऐसे इंसान को पागल नहीं कह सकते जो वैसे तो पागलों वाली हरकत करे, लेकिन जब उसने हाथ में पैसे पकड़े हों तो उसे पैसों की बहुत ज्यादा कदर होती है। उसे अपनी जान प्यारी हो वो कदम फूंक फूंक कर रखता है, लेकिन किसी को और को मारने के लिए तैयार रहता हो। ऐसे इंसान पागल नहीं होता बल्कि पागल बना हुआ होता है। मेरी नंद को भी पैसों के बारे में तो अच्छी तरह पता था। वो मेरी सारी चीजों के बारे में मुझसे पूछ रही थी और उसने ये भी कहा कि आपकी अम्मी ने अच्छे कपड़े नहीं दिए, आपको बहुत ही हल्के और सस्ते कपड़े दिए हैं। हम लोगों ने आपको इतने महंगे वाले कपड़े दिए हैं, इतने ज्यादा पैसे लगे हैं। वो इस तरह की बातें कर रही थी। अचानक से बच्ची बन जाती थी और अचानक से ही संजीदा मिजाज हो जाती थी। मेरे शौहर ने भी 2 हफ्ते के बाद चले जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मेरा शौहर जाता ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गिरती। जब मैं जाने लगा तो मेरी नंद ने उससे कहा कि आप ऐसे ही चले जाएं। भाई मुझे पैसे नहीं देंगे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। उसने एक ही जुमला बार बार बोलना शुरू कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे शौहर को शायद इसकी आदत थी। उसकी जेब में जितने भी पैसे थे उसने सारे निकाल के दे दिए। कम से कम भी 30,000 थे। वो कमरे में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद फ्लाइट है। मैंने कहा कि मुझे भी खर्चे के पैसे देते जाएं, मैं पीछे क्या करूंगी। उसने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन जब उसने अपना पर्स खोला तो उसमें कैश नहीं था। उसने कहा कि मैंने तो सारे पैसे सारा को दे दिए। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करवा दूंगा। अम्मी से कहना वो तुम्हें पैसे दे देंगी। मैंने कहा मुझे आपसे पैसे चाहिए। मैंने कहा मुझे आपसे पैसे चाहिए, अम्मी से पैसे मैं नहीं मांगूंगी। पता नहीं वो मुझे कितने पैसे देंगी, मुझे जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि अभी तो शादी हुई है, ऐसे भी क्या जरूरत है जब मैं वहां चला जाऊंगा फिर मुझे बताना, मैं अलग से तुम्हारे नाम के पैसे भिजवा दिया करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो मेरी सास को कुछ बता कर गया था। मेरी सास ने मुझे 10,000 का नोट दिया और कहा कि अपने शौहर को तंग मत करो, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना, और अभी तुम्हारे जूते कपड़े सब कुछ तो लिया है। पता नहीं तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। मुझे पता था कि मुझे 10,000 देकर मेरी सास ने ताना दिया था, जबकि उनकी बेटी ने मेरे शौहर से खड़े खड़े 30,000 रुपए निकलवा लिए थे, जिसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। अब उनको याद आ गया कि मेरा बेटा बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाता है और पागल के हाथ में 30,000 देने का क्या फायदा हो सकता था। वो इन पैसों को कहीं फेंक देती या उनको फाड़ देती तो फिर ना वो किसी के काम के रहते और ना ही उनको कोई इस्तेमाल होता। मेरी सास तो पहले दिन से ही सीधी बात करने की आदी थी। आते ही मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, मुझे सारा कुछ समझा दिया कि ये इसकी दवाइयां हैं, ये इसके कपड़े, इसको इस टाइम खाना देना है। इसे इन बातों पर गुस्सा आता है। मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दी। मतलब मेरा शौहर अगर पीछे नहीं था तो मैं नौकरियों की तरह इनके सारे काम करती। मेरी नंद को अजीब सी आदत थी, वो बात करते हुए थप्पड़ मार के बात करती थी और फिर हंस पड़ती थी। उसका हाथ बहुत भारी था, बार बार मुझे थप्पड़ मारती रहती थी। पहले 2-4 दफा तो मुझे भी एहसास हुआ कि जाहिर है मजाक में ही इस तरह कर रही है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे जानबूझकर थप्पड़ मार रही है। पूरा दिन मैं उसकी खिदमत करती और पूरी रात वो मुझ पर हाथ उठाती रहती। मेरी सास ने कहा था कि अकेली कमरे में क्या करोगे, अपनी नंद के साथ ही सो जाया करो, क्योंकि उसको रात को भी कभी किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ ही जाती है। अकेले कमरे में रहोगी तो शौहर की याद आएगी, उसके साथ रहोगी तो वक्त कट जाएगा। वैसे भी उसने 3 साल से पहले वापस नहीं आना। मैं अपनी नंद के साथ ही सोने लगी। रात होते ही उसका रवैया कुछ बदल सा जाता, अजीब सी हो जाती। एक दिन मुझे कहने लगी कि ये वाला जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने देखा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत जोड़ा था जो मेरा ही था, उन लोगों ने ही मेरे लिए बनाया था। मैंने कहा कि क्या हो गया, रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ तैयार होकर बैठ जाऊं, क्यों इस टाइम क्यों तैयार हूँ। उसने कहा कि हो जाओ ना तैयार, मैं तुम्हें तैयार हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम देखकर क्या करोगी, मुझे तैयार नहीं होना।
उसने कहा कि तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो बुरी तरह से चीखती चिल्लाती और रोती थी कि दिल करता था कि इंसान कहे कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन अपना चिल्लाना बंद करो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े बदल के आई तो उसने मुझे कहा कि मेकअप भी करो। मैं मेकअप करके तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद गिलासों में बोतल डाल के लेकर आई और कहने लगी कि चलो आराम से बैठकर पीते हैं। मैं हैरान थी कि रात के 12 बजे इसने मुझे तैयार करवाया बोतल पिलाने के लिए, और रात को बोतल कौन पीता है भला, वो भी सर्दियों की रातों में। जब एक लड़की की शादी होती है उसकी जिंदगी वैसी अजीब होती है, फिर उसका शौहर उसको छोड़कर चला जाए तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। लेकिन मेरे साथ तो ये सब कुछ भी हो रहा था और मुझे एक पागल औरत का ख्याल भी रखना पड़ रहा था। अगर कल को मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी सास मुझे माफ करती। वो तो बहुत बड़ा वावेला खड़ा कर देती। वो तो अपने कमरे में होती है और आराम से सो जाती थी। अपनी जिम्मेदारी मुझे थमाकर वो सुकून की नींद सो रही थी और मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोतल पी मुझे अचानक से बहुत ज्यादा नींद आने लगी। इतनी अच्छी नींद तो मुझे काफी अरसे से नहीं आई थी, क्योंकि शादी की तैयारियां हो रही थी और जब से शादी हुई थी तब से मैं और मेरा शौहर भी रात को देर तक बातें करते रहते थे। सुबह आंख खुली तो जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द था। मैं बहुत थकी हुई थी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सर दर्द की गोली खा लो, लेकिन आराम का वक्त नहीं है। आज सारा की तबीयत भी खासी खराब है, अजीब सी बातें कर रही है। आज तो उसका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। अपने शौहर से एक दो दफा इस बारे में बात की तो उसने कहा कि इंसान का ख्याल ही तो रखना है, क्या तुम इतना नहीं कर सकती हो? वैसे भी पीछे अकेली हो, क्या करोगी? अगर मसरूफ रहोगी तो तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। पहले उसने मुझसे प्यार से ये बात की। जब मैंने बार बार उससे शिकायत करना शुरू कर दिया तो उसने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। हमारी न जाने कितनी दफा लड़ाई हो चुकी थी और हमारी लड़ाई हमेशा इसी मौजू पर होती थी। बात यहाँ तक आ जाती थी कि वो कहता था अगर नहीं रहना तो चली जाओ यहाँ से। मैं तो हैरान होती थी कि कैसे कोई आदमी इतनी बड़ी बात कर सकता है। ऐसा लगता था किसी ने उसके ऊपर जादू करवाया हो। जब इंसान परेशान होता है तो इसी तरह की बातें सोचता रह जाता है। मेरी सास ने कहा था कि मेरा शौहर 2 साल के बाद आएगा, लेकिन वो 4 महीने के बाद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरी सास ने कहा कि क्या जरूरत है आने की, टिकट के पैसे भरने की। तो मेरे शौहर ने कहा आप सबकी याद आ रही थी। मेरी नंद पीछे से बोली कि हमारी याद आ रही थी या अपनी बीवी की याद आ रही थी। इस बात पर मेरे शौहर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन उसने बुरा मनाया, मगर वो मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपकी बहन मुझे तो पागल नहीं लगती। हर बात का उसको पता है, हर चीज के बारे में उसको पता है। सिर्फ जब कहीं से किसी फायदे की बात होती है तो वो पागल बन जाती है। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतने दूर से आया हूँ और तुम मुझे ये सब बातें सुना रही हो। मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मेरे शौहर का रवैया बेहतर हो गया। वो इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आया था। मेरे शौहर ने सबके सामने बैग खोला क्योंकि सबके लिए तोहफे लेकर आया था। जैसे ही उसने एक ब्लैक कलर का डब्बा निकाला मैं समझ गई कि वो मेरे लिए सोने का सेट लेकर आया है, क्योंकि मुंह दिखाई में उसने मुझे सिर्फ पैसे दिए थे और कहा था कि सेट बाद में लेकर आऊंगा। वो भी मुस्कुराती हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा था कि अचानक से उस सेट पर मेरी नंद ने झपट्टा मार लिया और कहा कि ये तो मेरे लिए लाए हैं। खोलकर उसे पहनने भी लगी। कितना प्यारा है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मुझे पता लग गया कि गई भैंस पानी में, क्योंकि अब इससे कोई चीज वापस लेना तो नामुमकिन था। उसको तो दौरा पड़ जाता था। मेरे शौहर ने कहा कि अम्मी ये सेट तो मैं अलमीना के लिए लाया था। अभी मेरे शौहर की आधी बात पूरी हुई थी कि मेरी सास ने कहा कि बहन को पसंद आ गया है तो क्या हुआ, बीवी के लिए और ले आना। अब क्या चाहती हो कि तुम मैं इससे वो सेट लूं और वो सारा घर सर पे उठा ले? पागलों की तरह बातें मत करो। पागल वो है, हम लोग पागल नहीं है, वरना वो इतना ज्यादा पागल हो जाएगी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम्हारे सेट के पीछे मैं अपनी बेटी को जलील नहीं करवा सकती। अगर बीवी से इतना ही प्यार है तो दूसरा सेट ले आना। उसकी बहन ने ले लिया तो क्या क्यामत आ गई? मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि वो सेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पता नहीं मुझे उसके साथ का दोबारा मिलता है या नहीं। मेरा मूड खराब हो गया और मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा
कहा कि आपकी माँ और बहन ने सारी चीजों पर कब्जा कर लिया। मैं तो अभी आपकी जिंदगी में आई हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ और आप तो इतने साल से बाहर के मुल्क में रहते हैं। क्या उनका दिल नहीं भरा बाहर के मुल्क की चीजों से जो अभी भी ये इस तरह की हरकतें करती हैं? मेरे शौहर की आंखों को देख के लग रहा था कि वो भी ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन उसने फिर भी मुझे डांटा क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि मैं उसके घर वालों के सामने इस तरह की बातें करूं या उसके घर वालों के खिलाफ जाऊं और मेरी जबान खुल जाए इसलिए उसने मुझे चुप करवा दिया। कितना अजीब था कि वो मुझसे मिलने के लिए ही आया था, लेकिन हम लोग झगड़ते ही जा रहे थे और हमारे बीच मामला खराब से खराब तर होते जा रहे थे। हम एक दूसरे से नाराज थे। मैं मानती हूँ कि मैं भी अना में आ गई थी और मर्द के अंदर तो वैसे ही इतनी अना होती है कि खत्म ही नहीं होती। हम इसी तरह झगड़ते रहे और मेरे शौहर अना में आकर मुझसे बिल्कुल ही दूर दूर रहने लगे। यहाँ तक कि घर में भी ज्यादा रहे नहीं, अपने दोस्तों के साथ फिरता रहा। उसने कहा कि तुमसे अच्छे तो मेरे दोस्त हैं, कम से कम मुझे कोई टेंशन तो नहीं देते। मैंने कहा कि हम दोनों के बीच टेंशन की वजह आपकी बहन है। आप अम्मी से बात करें और मुझे इस जिम्मेदारी से आज़ाद करवाएं। मैं नहीं कर सकती, इसके काम मुझसे नहीं होते हैं। इसके काम कल को मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो इल्ज़ाम लगा देगी मुझ पर और सारे खानदान को बताएगी। इस दिन मोहल्ले से कोई औरत आई थी तो उसको भी कह रही थी कि बहू को जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन मेरी बच्ची बड़ी ही उदास रहती है। अगर उदास रहती है तो खुद क्यों नहीं ख्याल कर लेती? ऐसी क्या मसरूफियत है उनकी? मेरे शोहर ने कहा, तुम तो अपनी हद से निकलती जा रही हो, तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज हो गई है। शोहर से झगड़ा कर लिया, लेकिन कुछ चीजों की जरूरत थी जिसके लिए शोहर से ही पैसों का मुतालबा कर सकती थी। मुझे लगा कि झगड़ा एक तरफ, लेकिन अगर पैसे मांगूंगी तो दे देगा, फिर यह उसका फर्ज है। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से में था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। जब मैंने कहा कि पैसों की जरूरत है तो कहने लगा, अगर तुम मेरे और मेरे घर वालों के काम नहीं कर सकती तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि क्या मुझे सिर्फ कामों के लिए लाए हैं? क्या मेरी यहाँ पर नौकरानी की हैसियत है? मेरा अपना घर नहीं है, मेरा अपना शोहर नहीं है कि मैं उससे 2-4 पैसे ही मांग लूं। मुझे बहुत बुरा लगा और उसके बाद मैंने पैसों का नाम तक नहीं लिया। मेरा शौहर चला गया, लेकिन जाने से पहले फिर से मेरी नंद और अपनी माँ पर इतना ज्यादा पैसा लुटा कर गया कि मैं हैरान थी। अगर उसका गुस्सा था तो बाद में तो भेज सकता था, लेकिन उसके पास मेरे लिए कभी भी पैसे नहीं होते थे, सिर्फ अपनी बहन और अपनी माँ के लिए ही होते थे। इसके अलावा भी मेरी सास मेरे शौहर से नंद की इलाज की पता नहीं कितने पैसे ले चुकी थी। इतना तो मुझे भी पता था कि नफ्सियाती इलाज इतना ज्यादा महंगा नहीं होता। आम इलाज से महंगा होता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता। और अगर इलाज करवाया जा रहा था तो फिर असर क्यों नहीं हो रहा था? लेकिन मैं जब भी उनके मामले में बोलती, मैं ही बुरी बन जाती। मेरा दिल नहीं करता था अपने शौहर के साथ झगड़ा करने का, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई इसके कान भरता था मेरे खिलाफ, तभी तो वो फौरन से ही आखिरी बात कर देता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उन माँ बेटी के साथ रह के मैं पागल हो जाऊंगी। रात होते ही मेरी नंद मुझसे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो औरत नहीं कोई मर्द है। ऐसी बातें सिर्फ कोई मर्द ही कर सकता है। कभी कहती थी कि मुझे तैयार होके दिखाओ, तो कभी कहती थी कि आज तो अच्छी नहीं लग रही, कल ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और कभी मेरी शक्ल और मेरे जिस्म के हिस्सों की तारीफ करने बैठ जाती थी। मैं तो अपना पकड़ के बैठ जाती थी। सारी रात वो जागती रहती थी और इसी तरह की बातें करती रहती थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। नुकरानी हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखती थी। ऐसा लगता था कि मुझे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास फौरन ही खुश हो गई और नर्स को कहा कि मिठाई बांटे, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था क्योंकि मेरे शौहर के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा शौहर मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता था। वो तो मेरे पास 5 मिनट भी नहीं बैठा था क्योंकि हम लोग झगड़ा ही करते रहे थे। फिर ये बच्चा किसका था? मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ये बात किसी को बता नहीं सकती थी कि किसको बताती। कौन था? मेरी सास और मेरी नंद थी। उनको बताने का मतलब था कि आ बैल और मुझे मार, और मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी।
मेरी परेशानी देखकर नुकरानी ने कहा कि बीबी जी, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि क्योंकि आपके एक नहीं दो शौहर हैं। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कह रही हो? तो अब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। उसने कहा कि जब रात होती है तो आपके कमरे में कोई जाता है और आप बेहोश हो चुकी होती हैं। आप तो अपनी नंद के कमरे में होती हैं, तो फिर उस वक्त आपकी नंद कहाँ जाती है? वो मुझसे पूछ रही थी या मुझे बता रही थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। मैंने उससे कहा कि क्या वो मेरी मदद करेगी, ये बात मेरे शोहर को बताएगी। तो उसने कहा कि नहीं, आपकी नंद और आपकी सास बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं। वो तो मुझे जान से मार देंगी। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी, मैंने दोबारा से उससे ये बात निकलवाई और रिकॉर्डिंग कर ली, और ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने शोहर को भेज दी और ये भी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह हैरान था क्योंकि ये बच्चा उसका नहीं था। उसे फिर से वापस आना पड़ गया और वापस आकर उसे पता चला कि यहाँ पर क्या होता रहा है। मेरी नंद बिल्कुल भी पागल नहीं थी, बल्कि पागल बनी हुई थी, ताकि मेरे शोहर से अपने इलाज के लिए भी पैसे लेती रहे और बात बात पर इसी तरह पैसे लेती रहती थी। यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो चुकी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग मेरे साथ जुल्म कर रहे थे। वो अपने शोहर के साथ मिली हुई थी। वो मुझे अक्सर कोई खाने पीने की चीज पिलाती, जिसके बाद मैं गहरी नींद सो जाती। उसके बाद इस घर में उसका शौहर भी आ जाता और ये तीनों बैठ के अजीबोगरीब किस्म के प्लान बनाते रहते थे और मेरी इज्जत का सौदा भी कर चुके थे। उसने जिस इंसान से शादी की थी वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए छुप के शादी की थी और उसकी माँ उसके साथ मिली हुई थी, क्योंकि मेरा शौहर इस खानदान का वाहिद कमाने वाला था और देवर का कोई अता पता नहीं था। ये तो मेरे शौहर की दौलत पर ही पल रहे थे। मेरी नंद का शौहर भी कुछ नहीं करता था, बल्कि एक नहायत ही बुरी आदत और बुरी नीयत वाला आदमी था। उसी ने उन लोगों को ये सारे मशवरे दिए, यहाँ तक कि पता भी चला था कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसने कई लड़कियों को धोखा दिया था। मेरी नंद भी ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी उसके इश्क में पागल थी और मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में उन सब लोगों का हाथ था। मेरे शौहर की आंखों के सामने सब कुछ छा चुका था। किस्मत से जो बच्चा मेरी गोद में था, वो मेरे पेट में था, वो इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से चला गया। शायद यही हम सब के लिए बेहतर था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे शौहर ने मेरी सास और नंद से बहुत ज्यादा झगड़ा किया, उनको उनकी औकात याद दिलाई और कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं अपनी इज्जत तुम लोगों के सहारे छोड़ के जाता रहा और तुम लोगों ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं भी बहुत सदमे में थी, कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बस मर जाना चाहती थी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा कि ऐसे सोचना भी मत। उसके बाद वो मुझे भी अपने साथ ले गया। मुझे बाहर के मुल्क आए हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं पहली जैसी नहीं हूँ। मैं नॉर्मल नहीं रही, मैं अजीब सी हो गई हूँ। मुझे वो सब कुछ याद आता है, ख्वाब आते हैं बुरे बुरे। हमेशा परेशान रहती हूँ और अभी तक अल्लाह ने हमें औलाद भी नहीं दी है। बस जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो कैसा है। लोग कहते हैं कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो तभी पता चलता है, लेकिन कभी कभी साथ रहने से भी पता नहीं चलता। मेरा शौहर भी पहले जैसा नहीं है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा झगड़ा करता रहा, रोज अम्मी का फोन आता था, रोज तुम्हारे खिलाफ बातें सुनता था, परेशान हो जाता था। उन्होंने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो लोग अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता, ना हम उनसे कभी पूछते हैं। उनको मेरे शौहर ने घर दे दिया है, कहा कि ये घर भी आप रख लें और यहाँ पर एक दुकान थी वो भी आप रख लें, लेकिन मुझसे आज के बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग सब कुछ खत्म करके यहाँ आ तो गए हैं, पर हमारे अंदर का दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ और पता नहीं कब खत्म होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।